अब की बार तो मैं तो पहले भी वोट नहीं दिया था, अब भी वोट नहीं दूंगा। मैं भी पब्लिक को यही समझाता हूँ कि दूसरा विकल्प ढूंढो। सर देखिए 14 साल में जो बदलाव देखा, एक तो ये देखा कि यहाँ पे एक नया पुल बन गया, उसकी वजह से जनता को जो सुविधा मिली वो मिली, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ। जो स्थिति 14 साल पहले थी उससे और बदतर स्थिति में आज की डेट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं बैठा हूँ अभी दुर्गा बिल्डर के एरिया में, जो 25 वार्ड का एक सेंटर पॉइंट आता है। और यहाँ मेरे पास एक खास शख्सियत है, रिजवान आजमी, जो पहले कभी बीजेपी में हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाते हैं और आजकल शाम को आकर के दुर्गा बिल्डर में कुछ राजनीति भी करते हैं। कुछ लोग इनके साथ भी बैठे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का मौसम है। अब जानेंगे रिजवान जी की कि 20 साल की राजनीति का पटापिक्ष कहाँ होगा, क्या होगा इस वार्ड की, कुछ विकास होगा कुछ, या खाली राजनीति चलेगी। भाई नमस्कार भाई, मैं जितने भी मेरे अपने सहयोगी बैठे हुए हैं, ये लोग तो पहले से बैठे हुए थे, मैं तो इनके बाद में आया हूँ। और ये सच है कि ये बेचारे पहले होते हैं, मैं थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो निकाल के इनके बीच में आता हूँ और इनके साथ थोड़ा मनोरंजन करता हूँ। क्या राजनीति का क्या नया चल रहा है, चुनाव होने वाला? राजनीति में देखिए क्या है, राजनीति में जिस तरह से जिस पहलू पर राजनीति चली गई, जो आजकल का माहौल है, जिसे हमारे उर्दू में कहते हैं हालात हाजिरा, मतलब कि हालात क्या चल रहा है, उससे तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कुछ उलटफेर होगा। देखिए, जो सच आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा उलटफेर का होने वाला है, क्योंकि जो भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, वो अभी इतना दमखम लगा नहीं पा रही है। समझे आप? इनको देखो, किसी को हराने के लिए आप उससे 2 कदम आगे जाएंगे तब शायद आपको कामयाबी मिले। और जैसे कि भी इनके पार्षद जैसे हैं भी ओम प्रकाश रक्षवाल जी हैं, 10 साल हो गया उनको, ये सच है, क्योंकि हमने तो उनके साथ अपना करियर शुरू किया, आपने मैंने दोनों ने खूब अच्छी तरह उनके साथ रहे हैं, तो उनकी राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। और ये सच है, देखिए सच कहने में कोई रोष केस नहीं है कि ओम प्रकाश के जैसा, यकीन करिए, जो राजनीति की सूझबूझ का एक खिलाड़ी है, वैसा सेहतपुर के अंदर कोई हमें दिखाई नहीं देता कि जो उस टक्कर का हो। रिजवान भाई 20 साल हो गए, 22 साल लगभग हमको यहाँ आए हुए हो गए हैं। जो हालात 22 साल पहले थे क्षेत्र के, आज वही हालात नज़र आते हैं। राजनीति बदलती है, नेता बदलते हैं, आस आती है, हर बार लगता है कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। आखिर कब होगा? हाँ, तो ये तो जनता को सोचना चाहिए। जनता नहीं सोच पा रही ना। जनता देखो, जनता अगर समझदार, जिस दिन देश की जनता समझदार हो जाएगी, उस दिन ये दुकानें बंद हो जाएंगी नेताओं की, जो हमारे साथ छल कपट करते हैं। हम ये देखते हैं कि 5 साल पहले वही नेता आता है और आने के बाद हमारे से दुनिया भर के वादे करता है, ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो ये जनता क्या करे, किसको चुने? जब विकल्प ही नहीं है तो चुने किसको? नहीं, विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प में कैसे? आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी, आपने भी देखा, जब आई थी तो उसने तो कोई ऐसे विकल्प नहीं थे। रिक्शे वाले को खड़ा कर दिया, उनको खड़ा कर दिया। और आप भी तो पिछले 10 साल से विकल्प तलाश रहे हैं ना। अब तलाश तो रहे हैं। देखिए, तलाशना तो अलग चीज़ है, अब क्या करें, आदमी में दम नहीं है। ये पूर्वांचल के लोग इतने ज़्यादा हैं, इतनी तादाद में, आप खुद जानते हैं कि 80% पूर्वांचल हैं, मगर एकजुटता नहीं है। अगर पूर्वांचल का कोई आदमी, देखिए, जब तक आप लोकल से पूर्वांचल वालों को नहीं ले आओगे, कोई तो अब अदल बदल होना। भाई क्यों कहते हैं भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और ये जनता को मानना चाहिए कि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा आपका काम नहीं हो पाएगा। विपक्ष की मजबूती की जिम्मेदारी रिजवान पे भी तो थी। अब विपक्षी मैं क्या करूं, अकेला चना भाड़ कहाँ फोड़ सकता है, समझे? अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, मैं तो भाई ये हूं कि एक सीधा साधा हूं। राजनीति मैं, देखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक जो है समाज सेवी हूँ। जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि अपने भाइयों की मदद करना है। और यकीन करिए, कभी राजनीति नहीं किया, कभी कृष्णा कॉलोनी में, कभी कोई नहीं कह सकता कि भाई मैंने कोई कहा हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, इनको नहीं। मैं कहता हूँ जो हो रहा है भगवान का प्रसाद समझ के चल। क्षेत्र के हालात कैसे सुधरे? क्षेत्र का हालात जनता सुधारेगी। जनता का जिस दिन जागरूक, देखिए सतपाल भाई, सच है ये कि जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो देश ऐसी तरह खड्डे में जाता जाएगा और हम ऐसी ताशा बजा बजा के कहेंगे हाय 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 पानी वहाँ भर गया, नाली यहाँ भर। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जनता है। जनता को जिस वक्त वोट डाल रही होती है ना, उस वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पानी भर गया था। अभी देखिए, इलेक्शन होने वाला था, डेट डिक्लेयर हो गई, मगर चूँकि हालात बहुत बुरे थे, फ़ौरन चेंज कर लिया। वो अच्छी तरह पहचानते हैं इन लोगों को, जनता को खूब अच्छी तरह पहचान रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना चेंज कर दिया। अब जब खड़ंजा लग जाएगा, ध्यान से सुनिए, 5 साल कीचड़ में बच्चे गए, गिरे, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया, पानी घर में भर गया,
फेंकते रहे बाल्टियों से बाहर, वो याद नहीं रहेगा। जब ये नाली अभी बन जाएगी, नाली तो बननी नहीं, खैर वो लाइट टाइट। सवाल ये नहीं है, देखिए रिजवान भाई, सवाल ये है कि जब आपके पास में विकल्प ही नहीं है तो जनता क्या करे? जनता को दोष देना तो आसान है, लेकिन 4 चोरों में से अगर एक किसी ईमानदार को चुनना पड़े तो किसके से चुना जाएगा? 4 चोर आपके सामने खड़े हैं और आप जनता से अगर आप ईमानदार को चुनिए, आप किसको चुनेंगे? हम विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, हम नई नई पार्टियों में जाते हैं, चीज़ें बदलते हैं, एक अच्छा नेता हम तलाश के सामने ला के खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो जनता के पास तो विकल्प नहीं है। जनता करे क्या? वोट दे किसको? नहीं, देखो जो लोग बाकी खड़े कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष में यानी मैं कांग्रेस की बात करूं या और पार्टियों की बात करूं, क्या वो जिम्मेदार इसके लिए नहीं है जो एक अच्छा नेता निकाल के सामने खड़ा है? बिल्कुल जिम्मेदार हैं, यकीन करिए बिल्कुल जिम्मेदार हैं कि अगर कोई भी इस इलाके में है और 5 साल में इतनी मजबूती, हम पे इतना विश्वास नहीं जता पा रहा है कांग्रेस पर कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कमी नहीं है। देखिए बगैर कमी के जो दूसरा है वो मजबूत नहीं की बार कोई विकल्प लाने की गुंजाइश है? कोशिश पूरी है, यकीन करिए। अगर रिजवान के हाथ में एमएलए साहब ने दायित्व दिया कि हाँ कि भाई रिजवान चुन के लाना है, तो अभी रिजवान कांग्रेसी है या बीजेपी वाले हैं? अभी भी नहीं, रिजवान क्यों, बीजेपी वाले क्यों रहेंगे? रिजवान के बीजेपी, भाई रिजवान माइनॉरिटी चेयरमैन है फरीदाबाद का, कांग्रेस का, तो फिर बीजेपी का तो कोई मतलब नहीं। कहीं ऐसा तो है कि रिजवान अब की बार 25 बार से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या करूँगा? मैं देखिए, मैंने मस्जिद में जाके, मैं इसलिए आपके माध्यम से बोलता हूँ, मैंने मस्जिद में जाके ये बोला था कि ये भी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये भी सुन लें और ललित नागर जी भी जान जाएं कि मैं किसी भी स्तर का कोई भी इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा मैं कोई भी स्तर का, इसलिए कि ताकि जनता को ये ना लगे कि मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूँ मैं इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा हूँ, और ललित नागर को ये ना लगे कि भाई जो मैं पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए जाके मस्जिद में खास तौर से बोला, और मैं अपने पार्टी तो हूँ। रिजवान भाई, ये कन्फ्यूजन नहीं है राजनीति में समाज सेवा ढूंढ रहे हैं? नहीं, समाज सेवा का एक तरीका है। अगर आप राजनीति में नहीं जाएंगे तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे कद से ऊंचे हो जाते हैं। अब वो हमारे कद से ऊंचे हैं, जैसे एमएलए साहब का सपोर्ट लेना पड़ता है, किसी बड़े नेता का सपोर्ट लेना पड़ता है। जब तक आप उसमें कदम नहीं रखेंगे तो फिर वो आपका काम नहीं हो पाएगा। अब की बार विकल्प मिलने की चांस नहीं है? विकल्प मिलने का पूरा चांस है। मैंने विकल्प ना मिलने की चांस की बात नहीं की है। मैं चूँकि वचनबद्ध हूँ, मैंने एक अपना वचन ले लिया कि भाई मैं किसी तरह कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लिहाजा मैंने इसलिए मना किया। नहीं तो मुझे तो खुद इनसे थोड़ा समझते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महादेव साहू। महादेव साहू जी, आप भी 25 वार्ड में ही आते हैं, क्या लगता है आपको? रिजवान जी कह रहे हैं जनता की गलती है, जनता अच्छा आदमी नहीं चुनती। जनता क्या करेगी? जनता तो अब जनता के ऊपर में इतना आदमी इसमें बीच में जो है, जो जनता तो मुंह देखती रहती है, उधर वोट गया काम से, तो जनता क्या करेगी? जनता को उनके आदमी इतने होते हैं जो कि आपको कर ही नहीं कुछ सकते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र दुबे हुआ। सुंदर दुबे जी, कितने दिन हो गए आपको इस क्षेत्र में रहते हैं? करीबन 22 साल। 22 साल। क्या स्थिति देख रहे हैं 22 साल में, क्या बदला इस क्षेत्र का? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। बदला तो ये बदला, चाटुकारिता बदल गई। चाटुकारिता बदल गई, राजनीति की परिभाषा हाँ बदल गई। हाँ, कैंडिडेट भी बदले, राजनीति भी बदली, लेकिन क्षेत्र नहीं बदला। हाँ, क्षेत्र नहीं बदला। हरियाणा जैसे छोटा प्रदेश, ठीक है, इसमें विकास का बहुत संभावना थी। 10 साल से खट्टर जी की सरकार है और यहाँ के एमपी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधायक, पार्षद, लेकिन कुछ नहीं बदला। बुरा हाल है गलियों का, सारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सबसे बड़ा राज्य यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, यहाँ भी सरकार है बीजेपी की, लेकिन यूपी के अपेक्षा ये टुकड़ा में भी नहीं है स्टेट हरियाणा। क्या कारण मानते हैं? वहाँ भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है, वहाँ काम होता है, यहाँ काम नहीं होता है, इसके पीछे का कारण क्या? इसके पीछे का ये कारण पहले ही कहा कि ये चाटुकारिता इसमें सबसे प्रधान है। वहाँ चाटुकारिता का लोप है, यहाँ चाटुकारिता का विस्तार है। इसलिए हरियाणा का विकास नहीं हुआ। जितना खट्टर सरकार में विकास होना चाहिए था आज बिल्कुल नहीं है। गलियों का हाल तंग है, सब जगह ये जितने स्थिति तब थी आज भी स्थिति 40 साल के ज्यों का त्यों बरकरार है। बड़ी उम्मीद जनता करती थी कि सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी तो कार्यक्रम अच्छे होंगे, विकास होंगे, और जनता को तो कुछ चाहिए नहीं। गरीबों का तो गरीबी रेखा से नीचे वालों का तो लाल कार्ड है नहीं, उसका लाल कार्ड यहाँ बना हुआ है। जिसके पास फ्लैट है, गाड़ी है, बंगले हैं,
उसका कार्ड बना, हाँ उसका कार्ड बना हुआ है। क्षेत्रीय विकास, जमीनी विकास नहीं है दिखाने के लिए। तो दुर्गा बिल्डर के बीच में खड़े कुछ लोगों से जानने की कोशिश ये करते हैं कि पिछले 20 सालों में, न कि 5 सालों में, पिछले 20 सालों में आपके क्षेत्र का हाल क्या है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? संतोष उपाध्याय। संतोष उपाध्याय जी, कितने दिन हो गए आपको इस क्षेत्र में रहते? यहाँ रहते हो गए भाई साहब 14 साल। 14 साल हो गए। क्या देख रहे हैं स्थिति 14 साल में विकास की और बदलाव की? सर देखिए 14 साल में जो बदलाव देखा, एक तो ये देखा कि यहाँ पे एक नया पुल बन गया, उसकी वजह से जनता को जो सुविधा मिली वो मिली, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ। जो स्थिति 14 साल पहले थी उससे और बदतर स्थिति में आज की डेट में। मूलभूत सुविधाओं की स्थिति? मूलभूत सुविधाएं कतई खराब हैं। कोई ऐसी नाली नहीं है जिससे पानी बह के जाता हो, सब ओवरफ्लो होकर रोड पे आता है। रोडें जो शुरू से बनती हुई आ रही हैं 2-2.5 साल से काम चले जा रहे हैं, पर काम का ना कोई अंत दिख रहा है कि कब ये काम ख़त्म होगा और कब से काम शुरू हुआ है। और काम की जो क्वालिटी है वो तो भगवान भरोसे है कि वो जब पूरी हो जाएगी तो काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप? राजनीतिक कमजोरी मानते हैं? अभी या से आप जो राजनीतिक कमजोरी मानो या फिर ये मानो कि जिस भी ठेकेदार को काम दिया गया है वो ठेकेदार काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, और उसके ऊपर जो सरकारी तंत्र है वो उसकी जांच नहीं कर पा रहा है, काम की गुणवत्ता को चेक नहीं कर पा रहा है। निगम के सही पैरामीटर पे काम? अब ये तो देखना पड़ेगा कि काम निगम के अंडर में हो रहा है या जो है राज्य सरकार के अंडर में हो रहा है। नहीं, आपका क्षेत्र तो निगम में ही आता हाँ, तो अगर निगम में आता है तो निगम की कमजोरी मानेंगे इसको। है। निगम की कमजोरी है, अमूमन यही देखा गया है। विकास होता है, पैसा भी आता है, लगता भी है, लेकिन काम चलता नहीं है, गुणवत्ता की बहुत कमी देखी गई। और ये जो मुद्दा है हम पहले भी कई बार उठाते रहे, भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की कमी में बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ, ऐसा मानते हैं क्षेत्र के लोग। कुछ और लोगों से जानते हैं, आप जुड़े रहिए। एक और साथी हैं यहाँ, राजेंद्र बिष्ट जी। राजेंद्र बिष्ट जी, बहुत लंबा समय आपको, कितने साल हो गए आपको? मेरे को जी 22 साल हो गए हैं। 22 साल में मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। जो भी आता है, ओम प्रकाश जी आते हैं, यहाँ की पब्लिक छलावा करती है, वो करती है, तकड़ा कैंडिडेट यहाँ मिलता नहीं है। अभी लोगों के अंदर इतना बदलाव है कि हम ओम प्रकाश को वोट नहीं देंगे। बाद में लोग इकट्ठे होकर उसके पास चले जाते हैं, मोदी जी के नाम से वोट लेते हैं। लोगों के अंदर एक अंधभक्त ये हो गए कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, ओम प्रकाश को वोट नहीं दे रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि मैं कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं कृष्णा कॉलोनी का ओम प्रकाश में हूँ। कोई दूसरा बंदा यहाँ ईंट नहीं लगा सकता। आजकल वो बंदा कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या उनका प्रेम है, उनके विकास की बात है, या कोई मजबूरी है? मेरे को तो लगता है जी अंधभक्त हैं। उनको जैसे पहले ज़माने में बोलते कि रूढ़िवादी सोच होती ना, तो रूढ़िवादी सोच है। कुछ लोगों के गेहूँ मिल जाता है चोरी छुपे डिपो से, सब डिपो भी गांव वालों का है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 350 वोट गांव वालों के हैं और सारे प्रवासी हैं। प्रवासी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। और जब चुनाव आता है तो जैसे बरसात के मेंढक उगड़ते हैं, ऐसे उगड़ते हैं, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। विपक्ष में कोई कैंडिडेट तकड़ा है नहीं। तकड़ा हो तो पहले से तैयारी करे, पब्लिक के बीच जाए कि मैं लड़ना चाहता हूँ। कोई वो नहीं है। फिर जब आएंगे तो करें मेरे को वोट दे, मेरे को वोट दे। मेरे को तो लगता है कि कोई विपक्ष नहीं है यहाँ पे। यही हमारी मजबूरी है। अच्छा राजेंद्र जी, एक पर्सनल सवाल। आप तो बहुत पुराने हैं और आप शुरू में राजनीति में भी उनके साथ रहे और उनके सहयोगी भी रहे। पहली बार पार्षद बनाने में बड़ी भूमिका थी आपकी। अभी कैसे ये देश प्रेम कैसे हुआ? देश प्रेम ऐसे कुछ नहीं है जी। मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे कुछ नहीं है। बल्कि मैं ये विकास के ऊपर ही ऐसे है कि हम कई बार जाते थे। हमने पहले एक ही वार्ड होता था, 23 नंबर वार्ड होता था ये। तो 23 नंबर वार्ड ये पर बसंतपुर तक था। बसंतपुर तक हमने पूरी मेहनत की, चप्पलों में गए, साइकिल में गए, वोट मांगे। हम जब विकास के लिए गए तो अगला बंदा बोल रहा है कि तुम दूसरे की भाषा बोल रहे हो जी। तो मेरा ऐसे प्रेम टूट गया। ऐसे कुछ है नहीं मेरे व्यक्तिगत, तो ऐसे कुछ वो नहीं है उनसे दुश्मनी। व्यक्तिगत कोई नहीं, विकास को लेकर विकास के लेकर नाराजी है। अब की बार मूड क्या है? अब की बार तो मैं तो पहले भी वोट नहीं दिया था, अब भी वोट नहीं दूंगा। मैं भी पब्लिक को तो यही समझाता हूँ कि दूसरा विकल्प ढूंढो। दूसरे विकल्प की तलाश में क्षेत्र की जनता विकास की बाट जो रही है। क्या होगा देखा जाएगा, चुनाव आने वाले हैं। जब तक हम एक अच्छा नेता समाज के बीच में नहीं लाएंगे, जनता को चुनने का मौका नहीं मिलेगा। 22 साल से हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं। इस क्षेत्र के बिगड़ते हुए हालात, लगातार बिगड़ते हुए हालात इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ ना राजनीति है, ना राजनेता है। यहाँ समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। हर साल 2 साल बाद चुनाव आएंगे, बातें होंगी, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं होगा। जहाँ मैं बैठा हूँ ये एक दुर्गा बिल्डर का बहुत बड़ा एरिया है। अस्थायी पार्क बनाया गया है, लेकिन यहाँ पार्क के नाम पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ लोग बैठ सकें। कब तक ये खाली रहेगा तब तक लोग यहाँ बैठेंगे, लेकिन समस्याओं का जमावाड़ा जस का तस लगा रहेगा।
अब एक बार फिर चुनाव की तैयारी हो गई है, अब देखेंगे कि स्थिति क्या बनती है। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से आपको मिलवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की राजनीति बदलेगी क्या, इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी क्या, क्या कभी इस समस्याओं से छुटकारा मिलेगा या यूं ही साल दर साल हर एक नए नेता को हम देखते रहेंगे। इसी पड़ताल पर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।